पता नहीं क्या हो जा रहा है आज। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वीडियो क्यों इतना फेसबुक काट रहा था, जबकि सच है कि मैं कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोल रहा था और सब कुछ अच्छा अच्छा बोल रहा था। तीन चार बार तीन चार बार वीडियो करप्ट हो चुका और फिर मुझे स्ट्रीम यार्ड का सहारा लेना पड़ा। तो बात चल रही थी भूख की, और भूख के बरक्स आम आदमी के परेशानियों की। आम आदमी की परेशानी और भूख की समस्या को लेकर के बात चल रही थी, और उसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आम आदमी कह भी नहीं पा रहा है कि वो भूखा है, क्योंकि भूख को लेकर सबसे ज्यादा शोर वो मचा रहे हैं जो एकदम आराम से घरों में बैठकर डिश पे डिश बनाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। हमारे एक प्रिय कवि हैं, मदन कश्यप जी। उनकी एक कविता है, इस कोरोना समय में। इस कोरोना समय में बहुत अच्छी कविता है वो। भूख से लेकर के सत्ता तक की स्थिति को बड़ी गंभीरता से इस कविता ने प्रस्तुत किया है। पहले तो मैं इसका थोड़ा सा अंश पढ़ना चाह रहा था, लेकिन अब ये पूरी कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। साथ में चाय पी रहा हूँ, आप सबको भी चाय लेना हो तो स्वागत है। इस कोरोना समय में कविता को सुनिए आप। और एक कवि, हाँ, मैं कह रहा था कि कथा साहित्य का तो मैं नहीं कह सकता कितना यथार्थ लोगों ने लिखा है कोरोना समय को लेकर के, लेकिन मैं कवियों के बारे में जरूर कह सकता हूँ। खासकर कोरोजीवी कविता में कवि एवं आचार्य प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी ने इस दौर की कविता को कोरोजीवी कविता का नाम दिया है। और जितने भी कोरोजीवी कविता के दायरे में आने वाले रचनाकार हैं, उन्होंने भूख के दंश को इतनी बखूबी चित्रित किया है, इतनी अच्छे से चित्रित किया है कि आपको वर्तमान का इतिहास, भूगोल सब पता चल जाएगा। आप कहेंगे कि ये वर्तमान का इतिहास क्या है? तो वर्तमान के इतिहास से मेरा तात्पर्य विगत 3-4 महीनों से जो उठापटक चल रही है, रोटी रोजगार को लेकर के, जन और सरोकार को लेकर के, है ना, व्यापार और सरकार को लेकर के, इन सारी उठापटक को इन कवियों ने उजागर किया है। और मैं ये भी कह चुका हूं कि मैं, भाई देखो, मैं कविता कविता की बात नहीं करूंगा, मैं साहित्य की बात नहीं करूंगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा, रियली नहीं करूंगा। मदन कश्यप की एक कविता आपको सुनाता हूं, चाय पीते पीते। इस कोरोना समय में, ध्यान से सुनिएगा इस कविता को। फुर्सत में हूं, फुर्सत में हूं, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा। फुर्सत में हूं, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं।
समय कुछ ज्यादा हो तो किसी काम का नहीं होता, बिल्कुल ज्यादा ईश्वर की तरह। फुर्सत में हूँ इसलिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, समय बहुत ज्यादा हो तो किसी काम का नहीं होता, बिल्कुल ज्यादा ईश्वर की तरह। और देखो ना, जो लोग बहुत ईश्वर ईश्वर चिल्ला रहे थे, अब कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं। और देखो ना, जो लोग बहुत ईश्वर ईश्वर चिल्ला रहे थे, अब कोरोना कोरोना चिल्ला रहे हैं। नहीं कहूंगा मृत्यु से डरता नहीं था, लेकिन अब तो वह बिल्कुल नहीं डरा पा रही है। नहीं कहूंगा कि मृत्यु से डरता नहीं था, लेकिन अब तो वह बिल्कुल नहीं डरा पा रही है। पहले सोचता था यह बरछे की तरह आएगी, चुभेगी और सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन यह तो नर्म कंबल की तरह बाहर भीतर लिपट गई है। फिर तो इसके मसृण स्पर्श के साथ आराम से मरने तक जी सकता हूँ। फिर तो इसके मसृण स्पर्श के साथ आराम से मरने तक जी सकता हूँ। चेहरे और पीठ पर रैश जैसा कुछ हो रहा है। छोटी छोटी फुंसियां काले तिलों में बदलती जा रही हैं। चेहरे और पीठ पर रैश जैसा कुछ हो रहा है। छोटी छोटी फुंसियां काले तिलों में बदलती जा रही हैं। मरने से पहले अपने होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल लेना चाहता हूँ। युवा दिनों में ही कान की सर्जरी करानी पड़ी थी, तब से कभी कभी तेज खुजली होती है, तो 2 बूंद मुलिन आयल डाल देता हूँ, जो पिछले कुछ महीनों से नहीं, मरने से पहले उसके उसकी एक छोटी शीशी खरीद लाना चाहता हूँ। बाल इतने बड़े और बेतरतीब हो गए हैं कि आईने के सामने जाने से डरता हूँ। मरने से पहले इन्हें अच्छे से कटा लेना चाहता हूँ। यात्रा से ढेर सारे गंदे कपड़े लेकर लौटा था, उन्हें धो तो दिया। यात्रा से ढेर सारे गंदे कपड़े लेकर लौटा था, उन्हें धो तो दिया। अब मरने से पहले इस्त्री करवा कर सलीके से रख देना चाहता हूँ। तमाम उच्छिन्न सुकुमार इच्छाओं को समेट कर भर लेना चाहता हूँ आत्मा के उजाड़ में, ताकि मरने से पहले हरी भरी हो जाए देश की धरती। भूख से बहुत जन मर रहे हैं। जहां मैं पहुंचना चाहता था और जहां आपको लाना चाहता था, उसको समझना बहुत जरूरी है कि भूख से बहुत जन मर रहे हैं, और जो बचने के लिए भाग रहे हैं पांव पैदल अपने गांव की ओर, उनमें से भी कुछ थकान से मर जा रहे हैं। यह कैसा समय है कि लोग यह कैसा समय है कि लोग जीवन बचाने के लिए जीवन गंवा रहे हैं। जिसने आत्महत्या से पहले मोबाइल बेचकर परिवार के लिए खाना खरीदा, जिसने आत्महत्या से पहले मोबाइल बेचकर परिवार के लिए खाना खरीदा, और बच्चे को गर्मी से बचाने के लिए एक पुराना पंखा भी, उसकी मौत में जीवन का कितना बड़ा सपना शामिल है, उसे वे भला क्या समझेंगे जो स्वप्न और हवस का अंतर नहीं जानते। उसे वे भला क्या समझेंगे जो स्वप्न और हवस का अंतर नहीं जानते। अन्न और दवा के अभाव में मरते लोग, अन्न और दवा के अभाव में मरते लोग यूं चुपचाप तो नहीं मरेंगे।
मैं मरने से पहले उन्हें जीवन के पक्ष में खड़ा होता देखना चाहता हूँ। मैं मरने से पहले उन्हें जीवन के पक्ष में खड़ा होना देखना चाहता हूँ। नई सदी में ताकतवर और हिष्ट पुष्ट हो चुका ईश्वर अचानक कितना निरीह दिखने लगा है। इस कोरोना समय में मैं मरने से पहले ईश्वर को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। इस कोरोना समय में मैं मरने से पहले ईश्वर को मरता हुआ देखना चाहता हूँ। प्रिय दोस्तों, यहाँ अब दो चीजें हैं कि आज पता नहीं कितने लोग सुप्रीम कोर्ट का संदेश देखे थे, मुझे तो नहीं पता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि जो मोरटोनियम कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे तो ये भी आज तक शब्द नहीं पता चला, जिनकी किस्त चल रही है और किस्त को स्थगित करना है, कि ब्याज पर ब्याज लेने का क्या औचित्य है, और सरकार 1 हफ्ते के अंदर ये जवाब दे कि ऐसा वो क्यों कर रही है। आपदा में अवसर किसे कहते हैं? पहले पहले एक एक करके रोजगार छीना गया, तनख्वाहें घटाई गई, महानगर से गांव भेजा गया, और यही महानगर से गांव भेजा गया, और अब मोरटोरियम का जो किस्त कैंसिल हुआ उसका ब्याज ऊपर से प्लस में कर दिया गया, और अब उसका भी अलग से पैसा वसूला जा रहा है। मतलब कितनी मासूमियत से सब कुछ चल रहा है, और आदमी है कि हाय सरकार, हाय देश, हाय राष्ट्र, हाय समाज करते हुए मरा जा रहा है। आप सोचिए कि आपको आदेश दिया जा रहा है और आप आदेशों का पालन पे पालन किए जा रहे हैं। कितनी मासूमियत से यह सब हो रहा है कि आप आप लोगों को लगेगा कि मैं कितना कुछ गलत कहता जा रहा हूं। तो सब कुछ कितनी मासूमियत से हो रहा है, फैसले सुनाए जा रहे हैं एकदम मासूमियत से। हाँ? और जो कुछ हो रहा है सब कुछ एकदम मासूमियत से हो रहा है, और हम आप हैं कि चीजों को एकदम मानते चले जा रहे हैं। यानी कोरोना ने बता दिया है कि कोरोना ने बता दिया है कि मैं सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक बिल्कुल नहीं आऊंगा, और हफ्ते के 2 दिन तो बिल्कुल नहीं, शनिवार और संडे को तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। बिल्कुल 2 दिन मैं पूरे परिवेश में छाया रहूंगा। 2 दिन सब चीज बंद रखना, और शाम को 7 बजे के बाद मेरा आगमन हुआ करे तो सब कोई घर में रहना। यार कितनी हास्यास्पद तरीके से ये चीजें कही जा रही हैं, और हम ठहरे कि अच्छा, हम विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, हम समर्थन तो कर रहे हैं, और जो विरोध कर रहे हैं वो सरकार विरोधी बता दिए जा रहे हैं। यानी रोटी मांगना विरोध है, खाना मांगना विरोध है, और मोर को दाना चुगाना प्रकृति प्रेम है। तो मनुष्य द्रोह बनाम प्रकृति प्रेम, ये टॉपिक रखा जाए कोरोजीवी कविता की आलोचना में। एक टॉपिक ये रखा जाए कि मनुष्य द्रोह बनाम प्रकृति प्रेम। हाँ, तो ये सब हो रहा है, और इसी बीच जो है सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की केस
एकदम उफान पर है। मजे की बात देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, इतनी बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। ना तो अखबारों को टेंशन है, ना तो उनको टेंशन है जिनके पास सब कुछ है। मैं ये नहीं कहता कि न्याय के खिलाफ आवाज ना उठाई जाए, न्याय के पक्ष में आवाज ना उठाई जाए, अन्याय के खिलाफ नारे न लगाए जाए। लेकिन ये जो कवि मदन कश्यप जैसे कवि कह रहे हैं कि मैं अन्याय के विपक्ष में खड़े होते देखना चाह रहा हूं। कितने लोग हैं जो दिए जा रहे आदेश के विरोध में खड़े हो रहे हैं। किसी भी वर्ग को ले लीजिए, वो परेशान है। अरे भाई, जब आपने लॉकडाउन खोली दिया तो मुक्त कर दो यार, जो मरेगा मरेगा, जो ठीक होगा होगा। वैसे भी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम खा पी करके तो मरने दो उसको। तो सुशांत सिंह राजपूत से चलते हुए मैं आपको लेकर आना चाहता था। दरअसल वही कल मैंने धोनी फिल्म देखी। अब आप कहेंगे कि दूसरों को बुद्धि बता रहा है और अपना जो है फिल्म देख रहा है। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल एकदम फ्री माइंड था और लेटे लेटे याद आया तो मैंने कहा भाई धोनी फिल्म लगाओ। और धोनी अनटोल्ड स्टोरी ऐसे करके है शायद। मैंने धोनी फिल्म देखी, अच्छी लगी। एक जिंदा व्यक्ति पर, और वो भी इतने कम उम्र के व्यक्ति पर फिल्म बना देना, ये भी अपने आप में एक इतिहास की बात तो है, एक महत्वपूर्ण बात तो है। और धोनी जैसी शख्सियत, मैं ये नहीं कहता कि भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में धोनी का कितना योगदान है या क्रिकेट का कितना योगदान है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हजारों हजार युवाओं को बर्बाद करने वाले युवक को एक आइकॉन के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्रिकेट जैसे दो कौड़ी के गेम को मैं ये जब कह रहा हूं तो आपको लगेगा कि कितना मूर्ख आदमी है, क्रिकेट जैसे इंटरेस्टिंग गेम को दो कौड़ी का गेम कह रहा है। लेकिन आप मानिए, आप कभी गांव में जाइए तो आप देखिए कि किस तरीके से युवा शक्ति को इस क्रिकेट गेम ने बर्बाद किया है। कि मैंने अपने बचपन में भी देखा था और आज भी देख रहा हूं कि कितने ऐसे युवा हैं जो आज भी तीन लकड़ी गाड़ करके बल्ला अगर नहीं खरीद पाए हैं तो लकड़ी का एक पिटना लेकर के बॉल और बल्ले के पीछे भाग रहे हैं और अचानक से दिन भर परेशान होकर खट रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भूल जा रहे हैं, माता पिता का कहना छोड़ दे रहे हैं, मतलब सब कुछ भूल रहे हैं, सब कुछ छोड़ रहे हैं। हीरो बना दिया गया। अच्छी बात है, मैं उसका विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मन की बात कर रहा हूँ। तो और क्या हुआ आपको बताता हूँ। तो धोनी जैसे व्यक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस फिल्म की मुझे दो तीन चीजें बहुत अच्छी लगी। बावजूद इन सबके, उस फिल्म में प्रेरणा के स्रोत जहां से निकलते हैं, मुझे वे फिल्में ज्यादा पसंद होती हैं और जो वैचारिक रूप से आपको मजबूर करती हैं चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए। अभी तक इस मामले में मैं आमिर खान की फिल्मों का बहुत जबरदस्त फैन था। हालांकि कोई कहता है कि मैं फला हीरो को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं तो मुझे एक बार उस पर गुस्सा आता है, लेकिन ये सच है कि आमिर खान की
2-3 फिल्में मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। जब मैं बहुत पसंद की बात कर रहा हूँ तो रियली सच है कि बहुत पसंद है। कौन-कौन सी फिल्में हैं? आप लोग सोचिए। मैं बताता हूँ। तारे ज़मीं पर, थ्री इडियट्स और लगान। तारे ज़मीं पर, थ्री इडियट्स और लगान, खासकर तारे ज़मीं की बात मैं करूँ तो योग्यता को पहचाने, तारे ज़मीं पर और लगान के दृश्यों की अगर मैं बात करूँ, तो योग्यता को पहचानने की जो काबिलियत एक गुरु में होनी चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता में होनी चाहिए, वो इन फिल्मों के ज़रिए से मुझे पता चला था। लगान में आप सोचो, जिस समय भारतीय टीम एकदम हार के कगार पर खड़ी थी, उस समय एक हाथ से, जिसके हाथ नहीं है, उसको टीम की कमान दे देना कितना खतरनाक था। कितना खतरनाक था। लेकिन आमिर खान रिस्क उठाता है। आमिर खान उसको देता है कि तुम फेंको गेंद, और कचड़ा गेंद फेंकता है और विजयी होता है। कचरा गेंद फेंकता है और विजयी होता है। इंडिया विजित होती है और मैच जीत ले जाता है इंडिया, और पूरा देश लगान से माफ हो जाता है। यहाँ खेल की बातें, यहाँ योग्यता को पहचानने का जो साहस है, योग्यता को पहचानने का जो तरीका है, उसको देखिए किस तरीके से बिल्डअप किया गया है। तारे जमी पर जिस ईशान को, अगर मैं नाम नहीं भूल रहा हूं क्योंकि बहुत दिन हो गया, देखिए, तारे जमी पर जिस ईशान को रात में सोते समय चंद्रमा के तारे नजर आते थे, वही ईशान कला प्रतियोगिता में सबसे बड़ा आता है और विद्यालय से लेकर के अपने स्कूल तक का नाम रोशन, स्कूल से लेकर के परिवार तक का नाम रोशन करता है। ये कैसे संभव हुआ था? यह उस योग्यता को पहचानने की स्थिति से संभव हुआ था, जो हमारे आपके परिवार में आज भी पहचानने की कोशिश नहीं की जा रही है। लड़का अगर डांस करने में माहिर है तो उसको स्वप्न देखा जा रहा है कि उसको हम डॉक्टर बनाएंगे। लड़का अगर डॉक्टर बनने के लिए के काबिल है तो हमारा स्वप्न है कि हम उसको आईएएस बनाएंगे। लड़का अगर आईएएस बनने के काबिल है तो हमारा स्वप्न है कि हम उसको वैज्ञानिक बनाएंगे। लड़का अगर वैज्ञानिक बनाने के काबिल है तो हमारा स्वप्न है कि हम उसको ये बनाएंगे, हम उसको वो बनाएंगे, हम उसको वो बनाएंगे। और होता क्या है कि लड़का आपके सपनों को ढोते ढोते अपने स्वप्न भी गंवा देता है। लड़का आपके स्वप्न को ढोते ढोते अपने स्वप्न को भी गंवा देता है। इस बात को नोट करने की जरूरत है। यहां मैं मानता हूं कि आर्थिक समस्या एक बड़ी बाधक तत्व बनकर के सामने आती है। प्रिय दोस्तों, मुझे मुझे एकदम पता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बच्चे को डांस क्लासेस नहीं दे सकते। अगर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसे अन्य माध्यमों में
नहीं ले जा सकते। बावजूद इसके जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास सुविधाएं हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं कि वो लोग भी बिल्कुल भी बच्चों की स्थिति के अनुसार आगे नहीं बढ़ने दे रहे, नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सच बता रहा हूं। तो नुकसान किसको हो रहा है? देश को हो रहा है, देश की प्रतिभाओं को हो रहा है, उन योग्यताओं को हो रहा है जो देश की स्थिति के साथ, अपनी स्थिति के साथ साथ देश की स्थिति को भी आगे उठा सकते थे। कल मैंने ये चीजें धोनी धोनी फिल्म, धोनी अनटोल्ड स्टोरी, शायद ऐसा है पूरा नाम। फिर भी मैं धोनी, एम एस धोनी को लेकर के जो फिल्म बनाया था सुशांत सिंह राजपूत ने, अभिनय बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो नहीं। उसमें भी मैंने ये चीजें देखी। जब वो अध्यापक जाते हुए धोनी से बुलाता है और कहता है कि क्या नाम है तुम्हारा, तो कहता है महेंद्र सिंह धोनी। तो कहता है कि आ, क्या लाइक खेलती हो, तो बोलता है कि टेबल टेनिस या फुटबॉल, ऐसे कुछ बोलता है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा और आज उस पर बोल रहा हूँ। तो कहता है कि क्रिकेट खेलोगे, कहता है नहीं, बोला अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है बट खेलूंगा कि मैं टेबल टेनिस से है। कहता है हार्ड बॉल से डर लगता है, कहता नहीं, डर नहीं लगता है बट खेलूंगा नहीं, चला जाता है। फिर लौट कर आता है, सर हार्ड बॉल से डर नहीं लगता। शुरू होती है संघर्षों की कहानी और वो बन्ना बल्लेबाज चाहता है, लेकिन कोचमैन क्या करता है, वो कहता है ना, तुम विकेट कीपिंग करो। और यहाँ एक पॉइंट जब कहता है कि एक ग्लव्स जो है स्कूल की प्रॉपर्टी है और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, संभाल करके प्रयोग करना, तो मुझे मुझे अपने कॉलेज के दिनों की याद आ जाती है। मेरे सुनील सर थे और हम कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, तो सुनील सर हमारे थे, वो हम लोगों के साथ बराबर कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते थे। तो एक दिन की बात है कि वो हम लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाकर रखे थे कि अनिल उमेश आदि आएंगे और पवन, तो हम तीनों को एक काम काम खूब देते थे सुनील सर, और कभी कभी गुस्सा भी लगता था। तो उन्होंने दिया काम दिया, तो उन्होंने एक बार हम लोगों को कॉलेज का कैमरा सौंप दिया भाई। कैमरा जो कि टोटल दाम उसका 40-50 हजार रुपए था, लाखों रुपए था। कैमरा सौंप दिया और बोला कि इससे तुम लोग फोटो खींचो, और फोटो खींचना भी थोड़ा सा सिखा दिया था उन्होंने। और हम लोगों ने सोचा कि ये हमारे साथ हम सीख रहे हैं। अच्छा, जबकि उन्हीं फोटो के जरिए जो है आगे आने वाले ईयर में हमारे हमारे कॉलेज का प्रोस्पेक्टस तैयार हुआ। तो उस दौरान हमें सिखा दिया गया था कैमरा चलाना, और कॉलेज की प्रॉपर्टी दी गई थी। तो कल उस फिल्म को देखते हुए तुरंत हमें कॉलेज के दिनों की याद आ गई कि एक गुरु जब अपने स्टूडेंट पर विश्वास करता है तो कितना बड़ा जोखिम उठाता है, और एक स्टूडेंट जब अपने गुरु के विश्वास को तोड़ता है तो कितना गलत काम करता है। सोचा कभी आप लोगों ने? सोचिए, ऐसे समय में जब हम गुरु को महज एक नौकर मान चुके हैं सरकार का, और ऐसे समय में जब गुरु टीचिंग को महज अपना एक प्रोफेशन मान चुका है कि बस 1 घंटे लेक्चर देना और चला जाना है, तो योग्यताओं का चयन कौन करेगा भाई? संघर्ष का मार्ग कौन दिखाएगा? कौन गलत और क्या है और सही क्या है, इसकी सीख हमें आपको कौन देगा? माता पिता देंगे। मैं बिल्कुल माता पिता की भूमिका को नकार नहीं रहा हूं, 1% नहीं नकार रहा हूं, लेकिन हर माता पिता की अपनी आशाएं और अपेक्षाएं होती हैं बच्चे के साथ। हर माता पिता गुरु नहीं बन सकता। कुछ लोग कहेंगे कि क्या भावुकता टाइप का लेक्चर जो के पड़ा है, गुरु की क्या भूमिका होती। अरे भाई,
आलोचना की जो भूमिका कविता में होती है, श्री प्रकाश शुक्ल ने एक जगह कहा कि अ, जो षड्यंत्र आजकल फेसबुक में आलोचकों को अपदस्थ करने का उठाया जा रहा है, दरअसल अनिल, वो साहित्य की दुर्गति का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि चयन का विवेक और प्रस्तुति का साहस होना बहुत जरूरी है समकालीन कविता में। तो जब चयन का विवेक और प्रस्तुति के साहस की बात करते हैं, तो उच्चयन का विवेक और प्रस्तुति का साहस ही लेकर एक गुरु आता है। एक गुरु बताता है कि हमें जो चयन करना है योग्यता का, और उस योग्यता को किस क्षेत्र में लेकर जाना है, यह एक गुरु बताता है, और किस प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करना है। आगे चलकर जब आप इस धोनी अनटोल्ड स्टोरी को जब लेकर आप आगे बढ़ते हैं, तो जो रेलवे अधिकारी होता है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक गांगुली होता है क्या, शायद जो देखे होंगे उन्हें पता होगा। एक गांगुली धोनी का अटेंडेंस तक माफ कर देता है। कहता है कि कोई जरूरत नहीं अटेंडेंस की, सब मैं संभाल लूंगा, तू प्रैक्टिस कर। आपको आपको पता है, जब मैं कॉलेज के दिनों में था, तो सुनील सर ने हम लोगों का भी अटेंडेंस माफ कर देते थे। वो कहते थे क्लास लेने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम लाइब्रेरी में बैठो। लाइब्रेरी वाली मैम थी सरबजोत मैम, वो भी पूरा का पूरा सहायता करती थी। और लाइब्रेरी में हम लोग कभी कभी 5 बजे 6 बजे तक बैठे रहते और चीजों को सीखते, लिखते, संपादकीय पढ़ते, और उसको हिसाब से उसको कट करके उसको सॉर्ट करते, कभी शॉर्ट रहता तो बड़े करते, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स उसी दौरान पढ़ाना शुरू कर दिए थे। सर कह दिए थे कि अटेंडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ अपना काम करो बस। ये कौन करेगा? ये एक गुरु कर सकता है। ये व्यवसायी नहीं कर सकता, सिर्फ व्यवसाय के लिए आया हुआ 1 घंटे का ट्यूटर नहीं कर सकता। ये एक गुरु कर सकता है, जो आपको ट्यूटर ट्यूटर तो नौकरी पर आया है, ट्यूटर को तो अपने फीस से मतलब है, अपनी तनख्वाह से मतलब है। वो क्यों आपको आपको आपके साथ एक्स्ट्रा समय क्यों बर्बाद करना चाहेगा? लेकिन एक गुरु करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये प्रतिभा अगर सही दिशा में चल पड़ी, तो आगे चलकर बड़ा काम कर सकता है। तो धोनी को उस अधिकारी ने फुल स्पेस दिया, और धोनी ने उस स्पेस का भरपूर फायदा उठाया। फिर एक समय आता है जो हम सबका समय होता है। याद, अब वो स्टोरी याद आ रही है तो मुझे अपना दिन भी याद आ रहा है। धोनी खड़ा होता है, गुस्साता है, साला कर क्या रहे हैं। एक बार हमारे विनोद सर हैं, वो लवली में है, हमारे हमारे बड़े हैं, गुरु के समान है। तो वो बोले कि मैं कर क्या रहा हूँ अनिल। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोले कर क्या रहे हैं हम? क्लास लेना, पीपीटी बनाना, बच्चों को पढ़ाना, आना, नोट्स तैयार करना, गायब हो जाना, यार यही जीवन का उद्देश्य रह गया है। और धोनी ने भी यही बात, एकदम खींच गया था बेचारा कि यार ये क्या कर रहे हैं, टिकट चेक करना और इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म भागना, हाँ, और खेल की प्रैक्टिस करना, क्या यही जीवन रह गया है? वहां एक एक गांगुली का जो डायलॉग होता है, वो समझने लायक होता है। बोलता है अगर फुल टॉस पाता है तो क्या करता है। और वो डायलॉग इतना दमदार डायलॉग है कि उस डायलॉग को पकड़ने की जरूरत है। जो जो देखे हैं वो तो समझ रहे, जो नहीं देखे वो फिर से देखे। मैं उन उसके बाद, अच्छा इसके बाद जो है, इन इन संघर्ष की स्थिति के बाद से फिल्म जब निकल करके जाती है, तब फिल्म जीरो हो जाती है। संघर्ष जहां तक धोनी का होता है, वहां तक फिल्म दमदार होती है। उसके बाद जब साक्षी के साथ रोमांस की बात आती है, वहां से मामला फिल्म का डाउन होता जाता है। और मेरे ख्याल से इस फिल्म में संघर्ष को ही लेके जा बहुत अच्छी स्टोरी जा रही थी। रोमांस को लाना और रोमांस को सही तरीके से फिल्मांकन न कर पाना,
एक पैक भावनात्मक तरीके से जुड़ना और एक बैग एक दूसरे से लगाव होना, ये फिल्म के स्क्रिप्ट बनाने वाले को थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, तो कमजोर कर देती है फिल्म। इवन यूं कहें कि जब एक एक गांगुली के पास से निकल करके धोनी जाता है, तो वहां से फिर फिल्म डाउन होती चली जाती है और अंतिम तक डाउन होती रहती है। लेकिन एक एक गांगुली तक का जो संघर्ष, एक एक गांगुली तक के आवरण में रहते हुए संघर्ष का जो पाठ पढ़ता है और अपने प्रारंभिक दिनों से लेकर वहां तक, यानी लगभग दो दो सवा दो घंटे तक की फिल्म जो है आपको एकदम बांध करके रखती है और आपके अपने युवापन के दिनों में लाकर खड़ी कर देती है। उस फिल्म को भी देखिए, भूख से भी लड़िए, आपके पास कुछ अधिकार हैं, उनका प्रयोग करिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अब ये नहीं चलेगा। घर में रहने से अब असुरक्षा बढ़ रही है। जिनकी जिनकी शादी हो गई उनसे पूछे कितनी कितनी असुरक्षित है। कब पत्नी घुमा करके मार दे, कब पत्नी लड़ जाए, कब पत्नी डांट दे, कब पत्नी चाय उड़ेल दे, कब पत्नी खाना गिरा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। या जो पत्नियां घर में रह रही, बाहर ऑफिस में रहती थी, वो पतियों को झेल रही हैं। तो घर में ना, अब घर में रहने लायक नहीं है। कोरोना से मरने से अच्छा है कि खाते पीते घूमते टहलते मरो। कोरोना तो घर में रहते हुए भी आ जाएगा, क्या कर लोगे। और ऐसा कौन सा है कि 7 बजे तक, सुबह से लेकर 7 बजे तक कोरोना नहीं आएगा और उसके बाद आकर आपके पीछे पड़ जाएगा। कोरोना कोरोना की इतनी औकात नहीं है कि 7 बजे तक नहीं आएगा और उसके बाद पीछे पड़ जाएगा। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए वाली बात अब मैं नहीं कहने वाला। बाहर रहिए, मोदी साहब की तरह प्रकृति दर्शन कीजिए। ना मोर को खाना खिलाइए तो बाहर जो भूखे टहल रहे हैं, जो सड़कों पर पड़े हैं, जो रेहड़ियों के पीछे भाग रहे हैं, जिनके बच्चे दूध नहीं पा रहे हैं, उन बच्चों को दूध पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जो बीमार हैं उनको दवा पहुंचाने की कोशिश कीजिए। मोर दाना खा लेंगे, बगुले, हंस, तोता, ये सब खाने के लिए नहीं मरेंगे, ये पहले की तरह अपना अपना भोजन ग्रहण कर लेंगे। लेकिन मनुष्य मर रहा है, मनुष्य बिखर रहा है और मनुष्य मर जाएगा। ना तो तुम्हारा धन काम देगा, ना तो तुम्हारी हवस काम देगी, ना तो तुम्हारी जड़ 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 मानसिकता काम देगी। इससे अच्छा है कि मनुष्य को बोरे में भरवा कर बुलडोजर चलवा दीजिए। अगर नहीं भूख का बंदोबस्त कर पा रहे हैं, नहीं स्थितियों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो बोरे में भरवा कर बुलडोजर चलवा दीजिए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। फिर आराम से बैठकर पोशाक बदलते हुए चाहे फोटो खींचिए, चाहे मोर को खिलाइए, चाहे मध्य प्रदेश जैसी बड़ी रैली निकालिए, जो कुछ करना हो करिए। चाहे बिहार का चुनाव करवाइए, चाहे उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव करवाइए, जो मर्जी सो करवाइए, मुक्ति मिल जाएगी कसम से। जितने भी आप देख लो, जिनके भी अकाउंट में 50,000 रुपए से कम है, उन पर बुलडोजर चलवा दो। आपको पता है कितनी जनसंख्या आपके देश की ऐसी है जिसके बैंक अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं है? आपको पता है क्योंकि गांव वाले भी उनको पैसा नहीं दे रहे, दुकानदार भी उनको दाना नहीं दे रहे। सोचो, अगर सोच लोगे तो हमारे ख्याल से मोर को दाना खिला, स्वयं खाना भूल जाओगे, मोर को दाना खिलाने की बात ही जाए। हालांकि मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा ना, क्योंकि आम आदमी को क्या हक है किसी की बुराई करने का। आम आदमी सिर्फ खाए, खटे, सोए, खाते खटते सोते मर जाए,
यही उसका अधिकार है, यही उसका कर्तव्य है। बाकी सब क्या है? सब मूर्खता है, सब एक ढोंग है। एक आम आदमी के पास कुछ नहीं है, कुछ मताधिकार भी नहीं है। आप 100 लोग ना मत डालो, 100,000 लोग, 100 करोड़ लोग मत डालो, एक आदमी भी अगर वोट डाल दे तो अगला विजयी घोषित हो जाएगा। आपके वोट ना डालने का क्या अर्थ है? तो आपका कोई महत्व तो नहीं है, आप सिर्फ खाइए, खटिए, मर जाए। कोरोना भी यही कह रहा है, कोरोना के केंद्र में शासन भी यही कह रहा है। तो यही सब बातें थी आओ इधर उधर की, कुछ खास नहीं था। खास ये था कि इस कोरोना समय में मदन कश्यप जी की कविता भी आप लोग सुन रहे हैं। बाकी चीजें धीरे धीरे लेकर आई जाएंगी। कल फिर आपसे ऐसे मन की बात करूंगा। आज कोई काम नहीं था तो चला है, क्योंकि फेसबुक भी बैठे ठाले का धंधा हो गया है। कोई काम ना रहे, फेसबुक पे आ जाओ, लोग वहां आ तो करबे करेंगे। न कुछ हो तो सन्यास की धमकी दे दो कि अब मैं साहित्य लेखन से धमकी सन्यास लेने जा रहा हूँ, और क्योंकि उब गया हूँ ढोंग और वेस, तो 250-300 लोग वैसे ही आपको लाइक और कमेंट कर देंगे और कहेंगे कि न जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। तो ये सारे हथकंडे हैं, इन सबको अपनाइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और फेसबुक का आनंद उठाइए, व्हाट्सएप पर समय पास करिए। बाकी मिलते हैं हम सब कल फिर। धन्यवाद आप सभी का।